जय गणेश। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना अग्निहोत्री आज आपके साथ देव गुरु बृहस्पति वक्र होने जा रहे हैं 10 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। उसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जुपिटर रेट्रोगेशन या देव गुरु बृहस्पति वक्र। उनका क्या है, गुरु के वक्र होने पर क्या होता है। वक्र जो प्लैनेट होते हैं, जब वे वक्र होते हैं तो हमारे सपनों के विकास के अवसरों और ज्ञान की खोज को कुछ उन एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। उनको एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है जैसे कि हम उसमें हम ढल सकें। ये टाइम हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जो भी हमें संदेह पैदा करते हैं, संदेह हो भी सकता है इस चीज़ से रिलेटेड, और हमें जीवन के बड़े सवालों के बारे में जैसे गहराई से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ज्योतिषियों का वक्र ग्रह पर कुछ अलग अलग मत है। जैसे कि अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में स्थित होने पर वक्री हो जाता है तो उसके फल अशुभ हो जाते हैं, तथा यदि कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में वक्री हो जाते हैं तो उसके फल शुभ हो जाते हैं। ये हमारी क्लासिक बुक उत्तर कालामृत में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वक्र ग्रह का बल उसके उच्च होने के समान ही समझना चाहिए। कोई ग्रह जब किसी वक्र ग्रह के साथ हो तो उसका 1/2 रूपा बल भी उसे मिल जाता है, तो वो भी वैसे ही उसका आधा बल ले लेता है। जैसे कि अभी यदि कोई ग्रह उच्च परंतु वक्री हो तो उसको नीच समझना चाहिए, और यदि ग्रह नीच परंतु वक्र हो तो अपनी उच्च राशि में होने जैसा बली होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, इससे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। इस तरह से वक्र ग्रह के विषय में हमें सावधानी से देखना चाहिए। शुभ ग्रहों के विषय में माना जाता है कि वे वक्री होने पर शुभ फल देने वाले व बली हो जाते हैं। ये ही हमारा सिद्धांत उत्तर कालामृत के प्रसिद्ध विपरीत राजयोग का आधार भी बन जाता है। जो ग्रह नीचगत होकर अशुभ फल देने वाला प्रतीत होता हो वही यदि वक्री हो तो अच्छा फल करेगा। तो इस तरह से हमारे क्लासिक्स इनके बारे में बताते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। जैसे कि सूर्य जो होते हैं और चंद्रमा, इनको ये वक्री नहीं होते दोनों प्लैनेट्स। इसी तरह से जैसे कि सूर्य जो है मेष में उच्च के हैं और तुला में नीच के होते हैं, लेकिन यह वक्र नहीं होंगे। उसी तरह से चंद्रमा ग्रह वृषभ 2 नंबर की राशि जो होती है उसमें उच्च के होते हैं, और वृश्चिक में मंगल की उसमें नीच के हो जाते हैं, लेकिन इन्हें भी वक्रीय होने का वक्रीय मतलब ये नहीं होते प्लैनेट्स, इन दोनों को नहीं लिया। हम जैसे कि हमारा टॉपिक है कि जुपिटर रेट्रोगेशन में बृहस्पति, तो हम देवगुरु बृहस्पति को उनके परिणामों को कैसे वो परिणाम देते हैं इसके बारे में हम कुंडली से कैसे देखें। जैसे जन्म कुंडली में वक्री हों तो गुरु तब ये रिजल्ट देंगे। जन्म कुंडली में उच्च हों या नीच हों, जैसे 4 नंबर की राशि या मकर में 10 नंबर की में ये नीच के होते हैं बृहस्पति, तो वहाँ ये फल देंगे। राहु केतु शुक्र या चंद्र से दृष्ट हों तब भी फल देंगे। आपकी कुंडली में गुरु महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर जो भी अगर चल रही है तो भी यह उस रेट्रोगेशन में आपको फल देंगे। अब आते हैं कि आपकी राशि या लग्न जो भी है, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन वह अपने फल ज़रूर देंगे। यहाँ हम गुरु जो कि आजकल जिस राशि में है वो है शुक्र की वृष राशि, जो कि दैत्य गुरु शुक्र की है। तो ये वहाँ पर किस तरह से फल देंगे, लेकिन उससे पहले 15 डेज़ पहले ही आप एक छोटा सा मंत्र ज़रूर चंड करिए, ज़रूर करना चाहिए, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे ही रेट्रोगेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा, वेरी सिंपल मंत्र है। आप तुलसी माला के साथ अगर जप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपको 4 फरवरी तक करना होगा। फिर शुक्र देव की राशि में बृहस्पति देवता हैं, तो यह बृहस्पति देवता जो गुरु हैं वो शुक्र दैत्य, वहाँ पे वो शुक्र दैत्य जो हैं वहाँ पर
जो शुक्र की राशि में है, तो यहाँ दोनों ही प्लैनेट, वो तो गुरु जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं, तो दोनों ही बहुत सुपर हैं। तो ये जो एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों प्लैनेट्स के बीच में, इसको इन दोनों की जो स्थिति है उनको कंट्रोल करने के लिए केवल विष्णु भगवान ही हैं जो दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान, आप उनका विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं जो, और उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको परेशान ना करे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं या जब भी आपको माइंड में कोई भी चीज़ उलझन चल रही है तो आपको ये मंत्र कर लेना चाहिए, आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको अपनी कुंडली में जहाँ भी 2 नंबर राशि लिखी हुई है उस राशि में ये रेट्रोगेशन स्टार्ट होगा, तो जिस भी भाव में वो राशि आती है उस भाव से रिलेटेड फल आपको इस ट्रांजिट में ज़रूर मिलेंगे। जैसे अब हम सारी लग्नों पर देखते हैं कि कौन सी लग्न में किस भाव में आपका ये 2 नंबर वृष राशि पड़ती है और उसके प्रभाव क्या होंगे। तो हम पहला देखते हैं मेष लग्न में। मेष लग्न में वृष राशि आपके दूसरे भाव में आती है। ये आपका फैमिली और कुटुंब का, मतलब धन का ये हाउस है, तो इनसे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें होंगी इनसे रिलेटेड ही होंगी, इनसे रिलेटेड इशू हो सकते हैं। इसी तरह से वृष लग्न में ये मार्केट चल रहे हैं तो शरीर में कोई छोटा मोटा कोई भी रोग दे सकते हैं। इसी तरह से मिथुन लग्न में ये है 12th हाउस में, जो कि हमारे खर्चों का, एक्सपेंडिचर का, हॉस्पिटलाइजेशन का, ये सब एक्टिव कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक चीज़ इसमें से हो सकती है। तो नैतिकता का पतन कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, लेथार्जिक आप फील कर सकते हैं, आपके चाचा या मामी कोई भी उनको हेल्थ इशू हो सकता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट है आपका कर्क लग्न है, तो आपका ये 11th हाउस में राशि पड़ेगी। तो आपके दोस्त, बड़े भाई बहनों से आपके किसी भी बात को लेकर बहस के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है लियो लग्न में 10th हाउस में 2nd नंबर राशि आएगी। तो पिता से आर्ग्यूमेंट्स का योग हो सकता है, घात का भी योग हो सकता है। आपका वर्क प्लेस है, आपका कर्म है, आप कर्म जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी स्पीड कम हो सकती है, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। इसी तरह से कन्या लग्न में 9th हाउस में यह राशि पड़ेगी। तो कोई यात्रा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपकी शिक्षा में कुछ उतार चढ़ाव, ट्रैवल से रिलेटेड कोई इशू, कुछ भी हो सकता है। फिर है तुला लग्न में ये 8th हाउस में आएंगे। तो 2nd नंबर राशि यहाँ पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है ये, तो कोई भी चेंजेस, सडन हेल्थ इशू और आपका कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी इशू हो सकता है। नेक्स्ट है 8th स्कॉर्पियो लग्न। तो यह 2nd नंबर राशि आपके 7th हाउस में पड़ती है, जो स्पाउस का होता है। तो वहाँ उनसे आपका कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, किसी भी बात को लेकर डिसफेक्शन हो सकता है आपको। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस टाइम पीरियड को अवॉइड करें थोड़ा। फिर है 9th जो आपका धनु लग्न में यह 6th हाउस में राशि पड़ेगी। तो यह रोग, रिपो, ऋण का होता है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ एक्टिव हो सकती है, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके मामा साइड है उनकी हेल्थ इशू कोई हो सकता है, कोर्ट कचहरी कोई बात हो सकती है। और आपके स्वास्थ्य का बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्थ इश्यूज़ को ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका मकर लग्न मकर लगन, मतलब हम लगन से देख रहे हैं। तो 10 नंबर से ही हम काउंट करेंगे। फर्स्ट हाउस में हम 10 नंबर रखेंगे और वहाँ से हाउस काउंट करेंगे कि 2nd नंबर कहाँ पर है। तो ये पड़ेगा 5th हाउस में। 2nd नंबर की राशि जहाँ भी आती है हमें वो देखना है। तो एजुकेशन का है, आपके बच्चों का है, तो आपके संतानों की हेल्थ इशू का ध्यान रखें। आप मंत्र चैंटिंग की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, आपको चैंटिंग मंत्रों की करना चाहिए। लेकिन आपको अपनी परेशानी को कम करना है तो ये बेस्ट उपाय है कि आपको मंत्र करना चाहिए। मंत्र के लिए ये बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। 11th
कुंभ कुंभ लग्न से हम ये देखेंगे आपके ये 4th हाउस में है। 4th हाउस हमारा किस चीज़ का होता है? वो सारी चीज़ें, जैसे माता का है तो आपकी माता से कोई भी अगर वो हैं तो उनसे आर्ग्यूमेंट हो सकता है। फिर है कि आपकी जैसे कि कोई मित्र है, उनसे कोई अनबन हो सकती है। घर का सुख है, उससे रिलेटेड उसमें कुछ कमी हो सकती है, एनिमिटी हो सकती है। ये आपको कुंभ लग्न में चीज़ें, अगर आपकी दशा है, ट्रांजिट वहाँ पे वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा आपको, कोई ज़्यादा कोई परिणाम नहीं दिखाई देते। फिर है मीन लग्न, 12 नंबर से हम काउंट करेंगे तो ये 3rd हाउस में आएगा, 2nd नंबर राशि। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, तो उनसे हमारे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सर्वेंट है, वो हमको चीट कर सकता है। कंधों से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो सकता है। और आपकी इस भाव से रिलेटेड हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसियों से भी कोई बातचीत, कोई मतलब आपका जो व्यवहार है वो उसमें चेंज देखने को मिल सकता है। ये सारी जो लगन थी मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक का, जहाँ पे भी 2nd नंबर राशि आती है उनके थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया गया है कि ये सब चीज़ें एक्टिव हो सकती हैं। लेकिन यह तो सभी लग्न में है, लेकिन बृहस्पति जहाँ बैठे हैं उनके रिजल्ट्स हैं। तो आपको अभी इनकी जो राशि धनु है या मीन है वो कहाँ कहाँ पे पड़ती हैं, वो भी कुंडली में उन हाउसेस को आपको देखना है, वो फल भी आपको मिलेंगे। तो हमें गुरु रेट्रो में जो वक्री होंगे, ये कुछ और अच्छे उपाय हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, इनको ज़रूर करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि गुरु की पूजा और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। पीले फूल चढ़ाएं विष्णु जी पर और उन्हें केले का दान करें। ज्ञान की किताबें पढ़ें, विद्यार्जन करें और मेडिटेशन करें। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए साधना करें और अपने इनर, जो आपका इनर है, आपकी अंतरात्मा है, जो आंतरिक जो है, उस शक्ति को बढ़ाएं। इस टाइम पीरियड में आप अंदर से स्ट्रांग बने, जिससे कि आप बाहर की प्रॉब्लम्स से निजात पा सकें, उनसे आप बहुत हद तक मुक्ति पा सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। आपको ये सब ज़रूर करना चाहिए। जुपिटर रेट्रो में कोई भी फैसला लेने से पहले सोच विचार करें, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो बुद्धि है, जो विजडम है, उसकी कमी हो सकती है। तो आप सोच विचार कर निर्णय लें। गुरु मंत्र का जो एक मंत्र है वो जाप भी आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम गुरुवम सह गुरुवे नमः, ये एक जाप है। तो आप इसे चैंट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं जैसे कि अभी बताया। और गुरु का आप सम्मान करें, गुरु की शिक्षा, जो भी गुरु शिक्षा दे रहे हैं उसका रिस्पेक्ट करें। गुरु जो आपको टीचिंग्स देते हैं उनको फॉलो करें खासकर। तो इस रेट्रोगेशन में आपको ये ज़रूर करना चाहिए। गुरु वक्री पीरियड में आप ये अगर उपाय करते हैं तो बहुत हद तक गुरु से होने वाली परेशानियों में आपको बहुत हेल्प होगी। आप स्ट्रेस से आपको बहुत मुक्ति मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ईश्वर सबका कल्याण करें।